गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? चैप्टर की आखिरी क्लास समझो इस चैप्टर की। अब बस दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। एक है हमारा क्रेडिट नोट और एक है हमारा डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बातें हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से पढ़ रहे हैं सर। डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स, क्या आपको याद है? मैंने आपको याद कराया था डी फॉर डेबिट, है ना? हाँ, डी फॉर डेबिट और डी फॉर दूध और सी फॉर क्रेडिट और सी फॉर। और यार दूध पीने से क्या शक्ति आती है कि जाती है ना? शक्ति आती है। और बोल नहीं रहा आप लोग, चाय पीने से शक्ति आती है सर। वो इनिशियली तो ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में कि हमारे पास बहुत शक्ति आ गई, पर लॉन्ग टर्म में शक्ति जाती है। बस यही काम करना है अब। किसके साथ? इनवॉइस। अगर आपको इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप क्या यूज करोगे? और अगर आपको इनवॉइस की वैल्यू को कम करना है तो आप क्या यूज करोगे? क्रेडिट नोट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो अब आप मुझे कुछ कुछ केसेस बताओ जहां पे डेबिट नोट इशू कर सकते हैं या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। डिस्काउंट के केस में इनवॉइस की वैल्यू कम होती है, तो डिस्काउंट के केस में हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सर अगर गलती से सपोज करो 2 लाख का इनवॉइस था और गलती से हमने 2.5 लाख का इनवॉइस बना दिया, तो अब ज्यादा अमाउंट का इनवॉइस बन गया, तो अब उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए वो वाले इनवॉइस से कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक और चीज क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो आप बोल रहे हो इनवॉइस की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अरे गजब, अरे क्या पॉइंट बोला, इतना तो लॉ मेकर ने भी नहीं सोचा। सर एक बात बताओ, अगर सामने वाले ने गुड्स क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया सर सामने वाले ने? देखो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक तो क्वालिटी इश्यूज, एक जैसा आपने कहा था वैसा स्पेसिफिकेशंस का आपने माल भेजा नहीं, और एक इसने बोला कि सर रिटर्न, बट राजा वो जो आपने बोला ना वो 6 महीने में रिटर्न कर दिया, वहां पे क्रेडिट नोट इसलिए इश्यू नहीं होगा क्योंकि टैक्स इनवॉइस ही नहीं बना था। हाँ, तो वो फिर ये नॉर्मल ही आ जाएगा, फिर नॉर्मल आपका रिटर्न में आ जाएगा। अगर 6 महीने बाद उसने रिटर्न करा तो एक बार टैक्स इनवॉइस बन गया, उसके बाद फिर आप क्या बना दो? क्रेडिट नोट बना दो। सर एक बात बताओ, अगर आपने गलती से टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, 18% चार्ज करना था पर आपने 28 कर दिया, तो टैक्स चार्ज वॉज। ये सब कारण की वजह से आप क्या इशू कर सकते हो? क्रेडिट नोट। और ठीक इसका उल्टा, 15,000 का इनवॉइस बनाना था, आपने 12 का ही बनाया, तो अब जो बचा हुआ 3,000 है उसका और इनवॉइस बनाओगे, क्या इशू करोगे? डेबिट नोट। अच्छा, इसी डेबिट नोट को एक और चीज कहा जाता है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस। क्या बोलते हैं हम डेबिट नोट को? सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सर 12% डीएसटी का रेट चार्ज करना था पर आपने 5% चार्ज करा, तो आपने जो रेट चार्ज करा वो ज्यादा करा या कम करा? तो भी आप क्या बनाओ? डेबिट नोट बनाओ। तो जो हमने क्रेडिट नोट की रीजन पढ़ी, ठीक इसके उल्टे रीजन कहा है? डेबिट नोट। अच्छा, डेबिट नोट से लाइबिलिटी बढ़ती है कि क्रेडिट नोट से लाइबिलिटी बढ़ती है? सर देखो, डेबिट नोट से लाइबिलिटी बढ़ती है और क्रेडिट नोट से लाइबिलिटी कम होती है। तो सरकार को ज्यादा प्रॉब्लम किस में होगी? डेबिट नोट में कि क्रेडिट नोट में? क्रेडिट नोट। इसलिए सरकार क्रेडिट नोट की लास्ट डेट रखती है, पर यहां पे कोई लास्ट डेट नहीं है। इसका मतलब है सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि डेबिट नोट में देयर इज नो लास्ट डेट? हाँ राजा, डेबिट नोट में देयर इज नो लास्ट डेट, बट क्रेडिट नोट में क्या लास्ट डेट रहती है? हाँ सर, क्रेडिट नोट में लास्ट डेट रहती है।
इस तारीख तक आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। अगर आपने इस तारीख तक इशू कर दिया तो फिर हम आपको आपकी लाइबिलिटी माइनस करने का मौका दे देंगे। पर अगर आपने इस तारीख तक इशू नहीं करा तो भले आप अकाउंट्स में तो एंट्री पास कर देना, पर फिर आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी कम नहीं हो पाएगी। सर आखिरकार वो लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है 30th day of November of next financial year और फाइलिंग ऑफ ठीक है। नहीं, इनवॉइस तो पहले ही बन चुका होगा, कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि बेटा पार्ट पेमेंट करा है ना, तो पार्ट पेमेंट के केस में अगर एडवांस पेमेंट करा है तो पहले रिसीट वाउचर बनेगा, फिर टैक्स इनवॉइस बनेगा। डेबिट नोट तो तब बनेगा जब आपने इनवॉइस में गड़बड़ करी हो। बहुत बार क्या होता है ना, 20,000 का इनवॉइस बनाना था पर हमने 15 का ही बनाया। बनाना कितने का था? 20 का, पर हमने गलती से कितने का बनाया? 15। अब दो ऑप्शन है, या तो इस इनवॉइस को कैंसिल करो, या तो सर इतना क्यों कर रहे हो, इसको कैंसिल करो फिर नया 20 का बनाओ। इससे अच्छा एक काम करो ना, 15 का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो 5,000 का और बना दो। किसका नाम का? डेबिट नोट के नाम का। एक और चीज सर, हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था, इनवॉइस की डेट अलग है और डेबिट नोट की डेट अलग है। सर इससे लेना देना क्या होता है? अरे बहुत लेना देना होता है। फॉर सपोज करो हमने एक इनवॉइस बनाया 29 मार्च को, 29 मार्च 2024। ये इनवॉइस 10,000 प्लस 1,800 रुपए जीएसटी, टोटल आ गया कितना? 11,800। इसके बाद हमने 2 अप्रैल 2024 को एक डेबिट नोट बनाया 2,000 का। ये डेबिट नोट इसी इनवॉइस का था, हमको बाद में रियलाइज हुआ कि यार 12,000 का बनाना था, पर गलती से कितने का बनाया? 10 का। तो यार बाकी के बैलेंस का बनाएंगे तो सही। तो 2,000 और कितना? ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। सर ये जो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और रेसिपेंट हमारा क्या लेगा? आईटीसी। अब आईटीसी लेने की भी लास्ट डेट होती है। सर क्या होती है आईटीसी की लास्ट डेट? वही 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब पहले पता है क्या होता था? पहले लॉ मेकर बोलता था कि देखो ये जो डेबिट नोट है ना, ये डेबिट नोट कुछ नया थोड़ी है, ये डेबिट नोट इससे ही क्या है? इंटरलिंक है। पर फिर बाद में एसएससी ने बोला यार ये तो चीटिंग है, डेबिट नोट की तारीख अलग है और इनवॉइस की तारीख अलग है। तो फिर एसएससी की बात को कंसिडर करा गया और ऐसा कहा कि ये जो तारीख है ना, इसके लिए पता है लास्ट डेट कौन सी आएगी? 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 नवंबर 2000। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर? अगला कौन सा? तो वापस से बताओ। 30 नवंबर, 30 नवंबर 2024। 26 का? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, 29 मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा वो कहाँ गया? वो जिसका दिमाग कम चलता था कहाँ गया? वो आया नहीं। वो 29 मार्च 2024, तो 29 मार्च 2024 देखो 23-24 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 में कौन सी तारीख भाई? 30 नवंबर 2024। दिसंबर के बाद 25 है ना? हाँ। और इधर कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24-25। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब कितने बोल रहे? 30 नवंबर 26? नहीं, 30 नवंबर 25। क्या डेट याद रखनी है? एक ही तो डेट है पूरे जीएसटी में, 30 डे ऑफ नवंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। बोलो ध्यान रहेगा क्या? तो सर डेबिट नोट की तो कोई लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट किसकी है? क्रेडिट नोट की। आया आपको समझ में? बस यही सारी बातें हैं।
देखो कब इशू करना है सर क्रेडिट नोट? सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। दूसरी बात, टैक्स ज्यादा चार्ज करा है जबकि टैक्स पेबल कम था। आपने चार्ज देखा, वर्ड का भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है टैक्स चार्ज, यहाँ पे क्या है टैक्स पेबल। तो ज्यादा चार्ज करा जबकि पेबल हमारा कम था। सर अगर सामने वाले ने गुड्स क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, अगर आपने गुड्स भेजा और गुड्स ही डेफिशिएंट निकला, क्वालिटी क्वांटिटी जो भेजा था वो आपने भेजा ही नहीं, तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की वजह से सामने वाले ने गुड्स को रिजेक्ट मारा। अब रिजेक्ट मारा तो भी वो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो बहुत बार क्या होता है ना, सपोज करो आप एक शर्ट खरीदने गए और आप मेरे पास यह शर्ट लेने, आपने बोला सर ये शर्ट, आपको शर्ट पसंद आई, मैंने बोला ले जाओ, इसने बोला सर ट्रायल, तो मैंने बोला यार देखो ट्रायल तो अभी यहाँ पे नहीं, घर पे जाके करना ट्रायल। तो तुम तो लेके गए शर्ट, बट घर पे जाके तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, फिट नहीं बैठ रहा था। अब जब तुम वापस से मेरे पास आओगे ना, मैं कभी भी तुम्हें कैश वापस नहीं करूंगा, मैं पता है क्या बोलूंगा, यार एक काम करो क्या ले जाओ, क्रेडिट नोट ले जाओ, या तो दूसरा शर्ट ले जाओ या तो क्या ले जाओ क्रेडिट नोट। 10 दिन के बाद वापस से नया स्टॉक आएगा, उस नए स्टॉक में तुम्हारी साइज की शर्ट आएगी, तो 10 दिन बाद पैसे वापस मत देना, तुम मुझे बस क्या दिखा देना, क्रेडिट नोट दिखा देना, तो वो जो तुम्हारा पुराना पेमेंट है ना वो मैं क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सर या तो आपका गुड सामने वाले ने क्या करा हो, रिटर्न करा हो, या तो गुड्स ही क्या निकला, डेफिशिएंट निकला, खराब निकला, तो इन सब केसेस में आप क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। ठीक है, क्या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं? हाँ सर, एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। कौन इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा, किसे इशू करेगा, रेसिपिएंट को इशू करेगा। क्या क्रेडिट नोट को इशू करने की कोई लास्ट डेट है? हाँ सर, 30 नवंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या आप बताओगे कि एनुअल रिटर्न की तारीख कौन सी आती है ना, 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न की तारीख याद रखना, एनुअल रिटर्न की तारीख क्या होती है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद सर डेबिट नोट, तो ठीक क्रेडिट नोट का उल्टा इज व्हाट, डेबिट नोट। डेबिट नोट में हमें इनवॉइस की वैल्यू कम नहीं करनी है, हमें इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना है। सर कब इनवॉइस की वैल्यू बढ़ाना होगा, तो देखो टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस कम है जबकि सप्लाई ज्यादा की है, 50,000 की सप्लाई करी और आपने इनवॉइस सिर्फ 40,000 का बनाया, तब 10,000 का और इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एक और चीज सर, टैक्स पेबल ज्यादा है, मतलब 28% का रेट है और आपने कितना लिया हुआ है, 5% का रेट लिया हुआ है, इसका मतलब है टैक्स पेबल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टैक्स चार्ज। तो यहां पे आपको इशू करना पड़ेगा क्या, डेबिट नोट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये वाले सर्कुलर को आप काटा मार दो, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ये आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, अभी नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई नहीं कराई है। ठीक है, तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ सिंपल से 2-3 पॉइंट। अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। सर जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर आप कंपोजिशन वाले हो तो भी आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि आप कंपोजिशन में हो, तो कंपोजिशन में तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, और कंपोजिशन वाला कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। आप रजिस्टर्ड नहीं हो पर फिर भी आप पता है क्या कर रहे हो, लोगों से जीएसटी ले रहे हो। तो सरकार बोलती है देखो, अगर आप लोगों से जीएसटी ले रहे हो ना, तो आप गलत तो कर रहे हो, हम आप पे पेनल्टी तो लगाएंगे, पर क्योंकि आपने जीएसटी लिया ही है तो अब वापस कर दो जीएसटी किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अ पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन
अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन एक भी रुपए का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है और कंपोजिशन वाला भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। आप बहुत बार देखोगे कि रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं ना, कंपोजिशन स्कीम लेते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद वो बोलते हैं पता है क्या, कि सर 5% ऊपर जीएसटी लगेगा। उस टाइम आप अवेयर होने चाहिए। इतना हमारा पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या, आपको दिखना चाहिए अरे इसने कंपोजिशन लेके रखा है और ये कंपोजिशन में आखिरकार जीएसटी कैसे चार्ज कर सकता है। तो उस टाइम पे आपको उसको सुनानी चाहिए कि बेटा तूने कौन सा नंबर लिया, कंपोजिशन। क्योंकि कंपोजिशन लिया हुआ है तो आप कस्टमर से क्या नहीं चार्ज कर सकते हो, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हो। फिर रेस्टोरेंट वाला पूछेगा ये सब बातें आपको कैसे मालूम, तो बोलना मैं सीए साहिल बगाई को क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, आप भी करें, ठीक है। तो आई क्या आपको बात समझ में। एक और चीज, सर जो भी टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो ना उसको इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा। ऐसे इनवॉइस नहीं चलेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जो भी इनवॉइस है, जैसे 10,000 रुपए इनवॉइस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 10,000, इसमें सीजीएसटी लग रहा है और एसजीएसटी लग रहा है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा सीजीएसटी @9%, एसजीएसटी @9%। टोटल हो गया कितना 11,800। तो वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी, सीजीएसटी भी दिखाना पड़ेगा और एसजीएसटी का अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात सर, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा हो वो सब तेल लेने गया, या कोई दूसरे लॉ में कुछ लिखा हो वो सब भी तेल लेने गया। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे और भी लॉस रहते हैं। सर अगर हमारे ऊपर जीएसटी लॉ की एप्लीकेबिलिटी आ रही है ना, तो सर हमको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स इनवॉइस, असेसमेंट के डॉक्यूमेंट, वहां पे हमको अलग से दिखाना पड़ेगा क्या, अमाउंट ऑफ टैक्स। आप ऐसा नहीं लिख सकते इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बहुत बार आप ऐसे बिल में देखते होगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, खुद अपने पेज का बिल ही ऐसा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। वो बिल टोटली क्या है, रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है अगर प्रॉपर ऑफिसर कभी आया तो एक जनरल पेनल्टी 25,000 रुपए की ठोक के चले जाएगा, किसके ऊपर, पेज के ऊपर। ये जनरल पेनल्टी इस बात की क्योंकि आपने बिल में क्या अलग से अमाउंट नहीं दिखा है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या। अब एक सिंपल सा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आप ही मुझे बताना, क्या हमने ई इनवॉइस पढ़ा था, क्या लिमिट थी सर ई इनवॉइस की। तो अगर 17-18 में आपका टर्नओवर कोई से भी साल में 5 करोड़ से ज्यादा, तो आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। हमने ई इनवॉइस का एग्जम्पशन भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, इनके ऊपर ई इनवॉइसेस एग्जेम्प्ट। एक बात बताओ, अगर साहिल सर सप्लायर है और इधर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, कैसा रजिस्ट्रेशन है, एज अ टीडीएस डिडक्टर, क्या ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अरे सर एक बात बताओ ना, एग्जेम्प्ट पता है कहां पे, एग्जेम्प्ट अगर सप्लायर खुद कौन है, तो यार क्या ये सर्कुलर कोई मायने लगता है, नहीं, बस बहुत सारे क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम देने पड़ते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन क्या आया कि सर अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, इनको कोई भी आइटम सेल करते हो, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है ना, रजिस्ट्रेशन लेके रखा है मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो गया, B2B। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन कैसा लेके रखा है, एज अ टीडीएस डिडक्टर, रजिस्ट्रेशन तो है ना, यूआईएन की बात नहीं कर रहे। यूआईएन ने आपके पास क्या नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर यही केस है यहाँ पे साहिल सर है, और साहिल सर किसको दे रहे हैं, यूआईएन, दिस इज नॉट B2B, दिस इज व्हाट, B2C। तो यहां पे कोई इनवॉइस नहीं बनाना, यहां पे सर डायनामिक क्यूआर कोड बनाने की बात आएगी अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ही ज्यादा है। बट ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कि यहां पे इनवॉइस बनाना है, हाँ सर यहां पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो क्या क्लैरिफिकेशन है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट which are required to deduct TDS are liable for registration, or accordingly the registered person whose turnover exceed e-invoice is required to issue। तो यहां पे e-invoice बनाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है।
अच्छा सुनो, ये वाले टॉपिक में है ना, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में बहुत कचरा डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक बार इस टॉपिक के मॉड्यूल का दर्शन करा रहा हूँ, सिर्फ आप एक बार देखना मॉड्यूल में क्या है। देखो ऐसा है ना कि मुझे आपके साथ ऐसा कुछ हाइड नहीं करना है, मैंने भी मेरे नोट सब मॉड्यूल से ही बनाए, बट मॉड्यूल में बहुत सारा कचरा लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं जो बहुत सारी एडिशनल लिखी हुई है। अब वो सारी बातें प्योर याद करने की, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन बैठने के चांसेस बिल्कुल निल के बराबर है, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है इसके अंदर। देखो एक और चीज, मैं आपको एक और चीज बताता हूं अपनी मॉड्यूल कैसे डिजाइंड होती है। इनडायरेक्ट टेक्स्ट की मॉड्यूल इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर लेना तो उसके इनडायरेक्ट टेक्स्ट में से 50 नंबर आ जाए। ऐसी शानदार मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने बनाई है। इंस्टीट्यूट की तारीफ तो वैसे अपन कम ही करते हैं, पर जहां पे इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम करा है वहां पे इनकी तारीफ भी बनती है। ये लोग पता है कैसे बनाते हैं, ये मॉड्यूल बहुत बड़ी दिखेगी, इसलिए मॉड्यूल बड़ी दिखती है। पहले ये सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस देते हैं, ये जो बेयर एक्ट में सेक्शन लिखा हुआ है एज इट इज वही। इस सेक्शन के बाद ये लोग एनालिसिस बताते हैं। सेक्शन हो गया, सेक्शन के बाद क्या बताते हैं, एनालिसिस। फिर उसके बाद एनालिसिस में भी नीचे एक्सप्लेनेशन देते कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अगर बच्चा ऐसा सेल्फ स्टडी करना भी चाहे ना तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो, ये इन्होंने बताया कि टैक्स इनवॉइस कैसा क्या रहता है, ई इनवॉइस का फॉर्मेट कैसे। ये देखो ये जो है इनवॉइस, ये क्या है हमारा ई इनवॉइस, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देके रखा, ये ई इनवॉइस में क्या है हमारा क्यूआर कोड, इसमें एक नंबर है कौन सा, आईआरएन नंबर, कितने डिजिट का होता है, गिनना मत बेटा, कितने डिजिट का है, 64 डिजिट का, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, अपन ने वो 200 रुपए वाली बात देखी थी, याद है आपको कि सर वो अगर अनरजिस्टर्ड है, 200 रुपए से कम है और सामने वाले को इनवॉइस नहीं चाहिए। ये वाली बात जहां पे भी बुक में लिखी हुई है वहां पे लिख देना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा के केस में कैसा है ना कि देखो वहां पे तो 200 रुपए की बात होगी नहीं, वहां पे तो टिकट ही ऐसे चलता है 100 रुपए, 120 रुपए। तो सर उस केस में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा को तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ये बात आप वहां पे लिख दो। और एक और चीज याद रखना, ये जो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा है ना, इन्होंने जो टिकट इशू करी ना, वो टिकट इज इक्वल टू टैक्स इनवॉइस। इनको अलग से कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो मल्टीप्लेक्स वालों, आपने क्या इशू करा, टिकट इशू करा, ये जो आपने टिकट इशू करी ना इसको हम डीम्ड क्या मान लेंगे, टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। तो आप दो बातें लिखोगे, एक तो टिकट बराबर क्या, टैक्स इनवॉइस। मतलब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि मल्टीप्लेक्स वालों ने टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया पर मल्टीप्लेक्स वालों ने टिकट बनाया, क्या चलेगा क्या, हाँ सर चलेगा। दूसरा एक और चीज, अगर मल्टीप्लेक्स वाले हैं और सपोज करो सिर्फ 100 रुपए की वैल्यू है, 120 की वैल्यू है, क्या उस केस में भी हम कंसोलिडेटेड कर सकते हैं, सर उस केस में हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते हैं। ये 200 रुपए वाला जो ऑप्शन है मल्टीप्लेक्स के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ई इनवॉइस उसको नहीं बोलेंगे, ई इनवॉइस का तो पूरा सिस्टम ही अलग है। वो जो नॉर्मल इनवॉइस बना, उस नॉर्मल इनवॉइस के बाद आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो इनवॉइस आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, ये आपकी बुक वालों ने बड़ा टाइम पास दिया कि बिल ऑफ सप्लाई में ये कंटेंट होने चाहिए। अब सुनना ध्यान से, अगर कभी एग्जाम में गलती से ऐसा आ जाए कि राइट द कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस और राइट द कंटेंट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, इसको याद मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबका कंटेंट सेम ही है, बिल ऑफ सप्लाई का, टैक्स इनवॉइस का, रिसीट वाउचर का, रिफंड वाउचर का, पेमेंट वाउचर का, सबका कंटेंट एज और मोर और लेस सेम है। थोड़ा सा दिमाग, बिल ऑफ सप्लाई, क्या बिल ऑफ सप्लाई में हम कोई टैक्स वैक्स चार्ज करेंगे, नहीं। तो यहां पे देखो, नेम एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ सप्लायर तो हर जगह चिपकाना है, ये तो हर जगह आएगा। सीरियल नंबर भी हर जगह ही आएगा, सिग्नेचर भी हर जगह आएगा।
तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट हर जगह क्या है? कॉमन। डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ रजिस्टर्ड, कितने पॉइंट हो गए? 4। फिर एचएसएन कोड, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या यहाँ पे टैक्स की डिटेल आएगी? यहाँ पे कोई टैक्स की डिटेल नहीं आएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी, हमें अननेसेसरी इसकी याद नहीं करने, और बिल ऑफ सप्लाई में ये आना चाहिए, इसमें ये आना चाहिए, ऐसा कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा। फिर देखो अब पर्टिकुलर्स ऑफ व्हाट? रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर क्या होता है पहले वो बताओ, क्या होता है सर रिसीट वाउचर? जहां पे आपको एडवांस मिलता है। तो रिसीट वाउचर में इंपॉर्टेंट क्या है? एडवांस। तो वो तो आएगा ही आएगा, पर यहां पे और एडिशनल क्या आएगा सर? अमाउंट ऑफ एडवांस और रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। आई बात समझ में? तो क्या इसको ऐसे याद करोगे? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर रिफंड वाउचर। सर अब रिफंड वाउचर में, अरे भाई रिफंड वाउचर में इंपॉर्टेंट इज रिफंड। तो फिर आपने कितना रिफंड करा, फिर वही रेट ऑफ टैक्स और वो। आया समझ में? ये सारी बातें मेरी बुक में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चों में कॉमन सेंस है। ठीक है, कभी रेयरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, कभी रेयरली उनका ऐसा ही 5 नंबर का ऐसा थ्योरी क्वेश्चन बनाने को तो वो पूछ लेंगे कि बताओ व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ रिफंड वाउचर। पूरा एक केस बना के देंगे और फिर बोलेंगे कि इसमें क्या इशू करना है, तो आप बोलोगे रिफंड वाउचर, और फिर उसके बाद बताएंगे कि बताओ व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ रिफंड वाउचर। तो एक आधी थ्योरी क्वेश्चन आता है। आया आपको समझ में? हाँ, अब देखो पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट वाउचर कब बनाते सर हम पेमेंट वाउचर? सर देखो जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है ना, तब उस केस में क्या बनाया जाता है? पेमेंट वाउचर बनाया जाता है। तो एज इट इज सेम, कुछ चेंज नहीं है, वही सारी बात। अच्छा, पेमेंट वाउचर कौन बना रहा है? रेसिपेंट। तो रेसिपेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने कितना अमाउंट पे करा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट इज व्हाट? अमाउंट पेड। ठीक है, हाँ अब सुनो ध्यान से, ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिलेवेंट नहीं है। एमसीक्यू में पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं आपको इसका क्रक्स लिखवा दूंगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी, इनको छूट देखी, इनको बोला कि आप सीरियल नंबर मत डालो। हर इनवॉइस में 16 डिजिट का क्या डालना पड़ता है? सीरियल नंबर। ये बैंकिंग कंपनी ऑलरेडी सीरियल नंबर डालती है एज पर आरबीआई एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी भी ऑलरेडी सीरियल नंबर डालती है एज पर आईआरडी, एनबीएफसी भी डालती है। तो इन्हें कहा गया कि आपको सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज आपको नहीं लिखनी है, दैट इज एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। सर केवाईसी तो कंपलसरी है, नो योर कस्टमर। बेटा मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। सपोज करो अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जा रहा हूं, तो क्या डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है मैं अपने बैंक से बनवाऊं? नहीं सर, डीडी में कोई सी भी बैंक से बनवा सकता हूं, बस उस बैंक को मुझे कैश देना। बन गया डीडी। अब क्या डीडी में वो मुझसे एड्रेस पूछेंगे? नहीं। अच्छा एक और चीज बताओ, क्या सिनेमा वालों को हम बोले कि आप टैक्स इनवॉइस बनाओ, अब पता है क्या होगा? 100 रुपए की टिकट, ये गया भाई इधर इधर, ये गया टिकट लेने, ये टिकट लेने गया, भैया बैठे हुए हैं, हाँ जी बेटा आपका नाम, इनवॉइस बनाना है, आपका नाम बोलो। यशवंत। आपका एड्रेस, बेटा इसका शो पहले ही जा रहा है, अब इसका शो जा रहा है, इससे नाम पूछे, कभी आपसे सिनेमा वाले ने आपसे नाम पूछा? अरे नाराज नहीं, क्या कभी नाम पूछा? नहीं। क्या कभी आपसे एड्रेस पूछा? नहीं। क्यों नहीं पूछा? सर देखो सिनेमा वाले को छूट दे के रखिए, और लॉजिकल है ना यार। अब सिनेमा वाला टिकट बनाएगा और टिकट में 100 रुपए में पूछेगा बेटा आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी निकालना है, ये निकालना है। अरे इतना टाइम पास करेंगे तो इतनी देर में तो मूवी छूट जाएगी। तो सिनेमा वालों को भी छूट दिया कि यार आपको कोई रेसिपेंट का नाम डालने की जरूरत नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी को ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, आपको डालना है तो डालो, पर आपके ऊपर कोई भी ऐसा मैंडेट नहीं है। कौन सी सर? बैंकिंग कंपनी के लिए सीरियल नंबर और एड्रेस। एक और चीज सर, कस्टमर क्या रहता है ना, बहुत सारी सर्विसेज लेता है। एक ही कस्टमर चेकबुक भी ले रहा है, डेबिट कार्ड भी ले रहा है, क्रेडिट कार्ड भी ले रहा है। अब बैंकिंग कंपनी को बोला कि यार तुम एक काम करो, बार बार इनवॉइस मत बनाना, एट द एंड ऑफ द मंथ इनवॉइस बना देना, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना देना। कब? एट द एंड ऑफ द मंथ।
ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। और अगर आपने इनवॉइस एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया है, एज पर आईटी एक्ट बनाया है, तो आपको उसमें सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर बताया था क्या मैंने? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डीएससी किसी को मालूम है? डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स नहीं बढ़ा क्या? हाँ यार, देखो क्या होता है, एक चीज होती है डीएससी। डीएससी इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है डीएससी? सपोज करो यार आकाश बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, और आकाश ने अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म डाली कहाँ पे? बॉम्बे में। मैंने बोला यार आकाश, अपना भी अच्छा खासा नाम हो गया है अब जीएसटी में, फाइनल में भगवान की दया से 5,000 बच्चे हो गए हैं। मतलब आकाश एक काम करना, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएंगे। आकाश एक काम करना, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न तुम ही भरना, और मेरी जीएसटी फाइलिंग भी तुम ही देखना, ठीक है? तुम अपने ही स्टूडेंट हो तो यार अपन अपने स्टूडेंट को काम देते हैं। इसने बोला हाँ सर काम हो जाएगा। बट मैंने बोला यार आकाश एक बात बताओ, जीएसटी रिटर्न के लिए तुम्हें बार बार साइन लगेगी, तुम कहाँ पे? बॉम्बे। मैं कहाँ पे? इंदौर। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैं हर महीने 20 तारीख में 19 तारीख को इसका चक्कर लगाऊं, साइन करके आऊं? पता है ऐसा पहले होता था, पहले ऐसा ही होता था कि मेरे को उसके यहाँ जाना पड़ रहा है साइन के लिए, या तो आकाश ही मेरी फर्जी साइन घुमाता था। आकाश बोल रहा है सर एक काम करो, पीडीएफ में साइन भेजो, हमारे यहाँ के आर्टिकल बहुत समझदार है, आर्टिकलों ने पूरे 3 साल कुछ करा नहीं कराओ, एक चीज तो बढ़िया करिए, क्या? साइन। हमने भी बहुत करा है। अरे यार कोई फॉर्जरी नहीं, हमारा प्रिंसिपल रहते नहीं थे, अब प्रिंसिपल नहीं है, अब इनकम टैक्स में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो साहिल साइन घुमाओ। अब मैं प्रिंसिपल की साइन ऐसे घुमाता था, खुद प्रिंसिपल दिखता था, बोलता था यार साहिल साइन तो बढ़िया। मैं कोई घुमाने का, मेरे को टैलेंट आर्टिकल नहीं सिखाया। जब मेरा दूसरा दिन था ना आर्टिकलशिप का, तो सीनियर ने बोला यार इसको साइन कॉपी कराऊंगा। अरे साइन कॉपी कैसे करना है? तो बोले चल एक बार इधर। वो लेके गए रूम में, उन्होंने बोला इधर नीचे फ्लैश लाइट चालू कर। बोले ये क्या है? कांच था कांच। अब उन्होंने क्या करा, नीचे फ्लैश लाइट चालू करी, उस साइन के ऊपर उसकी परछाई है। फिर मैं देख परछाई दिख रही है, मैंने हाँ हाँ दिख रही है। बोले पेंसिल उठा, पहले प्रैक्टिस कर, और पूरा ये जो परछाई दिख रही है उसको यूं कर, एज इट इज साइन क्या बनती है? कॉपी पेस्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा ये की कॉपी। इनफैक्ट हमने ऑफिस में बताया क्या करा है, एक हमारे चार्टेड अकाउंटेंट थे जिनकी एज थी 85 प्लस, ठीक है? अभी सुनो सुनो, अब इनकी एज तो 85 प्लस थी। अब हमारे ऑफिस में जितने भी फर्जी काम होते थे ना, तो हमारे सर बोलते थे एक काम कर, उनकी साइन कर। मैं बोलता था सर वो तो है ही नहीं। अरे तू तो कर कर कर। आधी से ज्यादा साइन हमने घुमाई है उनके नाम पे। उनको टाइम टू टाइम महीने महीने पेमेंट जाता था, और जितने भी फर्जी काम होते थे किसके साइन के होते थे? हमारे सर करते ही नहीं थे फर्जी काम पे साइन, उनका भाई लेके रखा है। अब कुछ होगा भी तो क्या, 85 प्लस में मेंबरशिप कैंसिल करने कर दो इंस्टीट्यूट। अब उम्र बची क्या है? सर ये सब होता है, ये सब आज भी होता है, बट आज बहुत कम हो गया है, क्योंकि आज क्या होता है ना, आकाश मेरे को बोलेगा सर आप अपनी एक पेन ड्राइव दो, इस पेन ड्राइव में आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इस पेन ड्राइव में मेरी सिग्नेचर सेव होगी, और ये सिग्नेचर सेव होगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डीएससी। ये जो पेन ड्राइव है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे ऑथोराइज्ड वेंडर होते हैं, मुझे ऑथोराइज्ड वेंडर के पास जाके मेरी डीएससी बनवानी पड़ेगी। अब जब मेरी डीएससी बनेगी, उसमें मेरा आधार, पैन, मेरा पूरा का पूरा केवाईसी, मेरा फोटोग्राफ, हर चीज कैप्चर होगी। अब मैं ये डीएससी किसको दे दूंगा? आकाश। आकाश तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिस्टम में ये पेन ड्राइव डालनी है, पासवर्ड डालना है, जैसे ही पासवर्ड डाला ऑटोमेटिकली क्या हो गई? साइन हो गई। इसको बोलेंगे क्या? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा राइट लगा हुआ देखा होगा, वो राइट लगा हुआ क्या रहता है? वो सब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। वो सब क्या है? हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये
भाई वो सब भूल जाओ, है ना, ऑडिट ऑडिट सब भूल जाओ, ऑडिट तो वैसे तुम्हारे पल्ले कम पड़ रहा है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर वैलिड, ऐसा राइट आ गया, और ये कौन सी साइन है हमारी, डिजिटल सिग्नेचर। आई बात समझ में? तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि आखिरकार ये सारी चीजें होती क्या है। आप लोग तैयारी करना शुरू करो एग्जाम की, है ना, मतलब जुलाई अगस्त में अपने मॉक टेस्ट पेपर होना शुरू हो जाएंगे। 30 जून तक हो जाएगा अपना कोर्स आईडीटी का, और जुलाई अगस्त में पूरे पूरे मॉक टेस्ट होंगे। ऐसे इंडिविजुअली मॉक टेस्ट का कोई मजा नहीं है, पूरे पूरे मॉक टेस्ट होंगे, 3 से 4 मॉक टेस्ट आपके होंगे। तैयारी आप लोग शुरू करो। मेरे मेरे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट, पेस के मॉक टेस्ट अलग रहते हैं, मेरे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट अलग होते हैं। हाँ, और वो बहुत लेवल के रहते हैं, है ना, बहुत लेवल के रहते हैं। चलो भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे कि सर बैंकिंग कंपनी के केस में ना तो सीरियल नंबर डालना है और ना ही एड्रेस डालना है। एक और चीज, कस्टमर अगर बहुत सारी सर्विसेज ले रहा है तो बैंकिंग कंपनी के पास ऑप्शन है, वो एट द एंड ऑफ द मंथ एक इनवॉइस इशू कर देगी, तो भी चलेगा क्या? हाँ सर, तो भी चलेगा। अगर इनवॉइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से इशू हुआ है तो उस केस में आपको कोई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अब जीटीए, सर अगर जीटीए वाला इनवॉइस बना रहा है तो क्या क्या डिटेल आएगी? अब ये एग्जाम में पूछने जैसा नहीं है, पर चलो अगर पूछ भी लिया तो आप इमेजिन करो, आप खुद जीते हो, आप किसी का माल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, बताओ क्या क्या डिटेल आएगा? सर एक तो वेट, वेट, सर कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, भाई वो जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बस ये सारी चीजें, कौन सा गुड्स है, कहां से उठाना है, कहां पे ले जाना है, फिर सप्लायर का जीएसटीएन क्या है, ये सारी चीजें। आई बात समझ में? हाँ बेटा, हाँ वो पूरा अलग है, ई वे बिल और उसको भी हटा दो, ठीक है। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सर जब हम रेड बस से टिकट बुक करते हैं ना, वहां पे भी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। क्या जहां जाना है उसका एड्रेस तो डालोगे, पर क्या अपने घर का एड्रेस डालना है? नहीं सर, कोई डालने की जरूरत नहीं है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी ना तो सीरियल नंबर डालना है और ना ही एड्रेस डालना है, और जो उन्होंने टिकट इशू करी वही इनवॉइस बन जाएगा। इनको अलग से कोई जीएसटी के हिसाब से इनवॉइस नहीं बनाना, जो इन्होंने टिकट इशू करी वही क्या हो गया, इनका इनवॉइस हो गया। आई बात समझ में? और सर देखो ना, मूवी के केस में क्या होगा, क्या मूवी के केस में रेसिपेंट की डिटेल आएगी? सर मूवी के केस में भी रेसिपेंट की डिटेल नहीं आएगी, और जो सिनेमा वालों ने टिकट इशू करी वही क्या मान लिया जाएगा, टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो ये है ना, बहुत सारी टाइम पास चीजें इसमें दी हुई है। इन टाइम पास चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, या एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम है तो बस 5-10 मिनट इनको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन ये वाला है सिंपल सा, फटाफट से बताना, देखें आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ भाई, पहले केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज 2.5 लाख अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2,30,000। आपने कितना चार्ज कर लिया भाई, 2.5 लाख। करना कितना था, 230। ज्यादा इनवॉइस बनाया है तो चाय की शक्ति, क्या इशू करो आप, क्रेडिट नोट। दूसरा बताओ रे, और तीसरा,
डेबिट नोट। अरे वाह, आपसे पूछ रहा है सबसे पहले हु शैल इशू डेबिट क्रेडिट नोट, कौन इशू करेगा? सप्लायर। वाह, अच्छा है, हमसे पूछ लिया। फिर वेदर डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। और व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर? हाँ, डेबिट के लिए कोई नहीं है और क्रेडिट नोट के लिए 30 नवंबर और ठीक है विच एवर इज अर्लियर। बोलो बात क्लियर है क्या? एक और चीज हमारी मॉड्यूल में एक और शानदार सी चीज है, लेट अस रिकैपिचुलेट। ये क्या है ना राजा, ये चीज इतनी जोरदार है कि पूरा चैप्टर होने के बाद ये 5 मिनट में रिवाइज होता है। जैसे अभी मैं आपको 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं, स्टॉप वॉच चालू करो, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सर रजिस्टर्ड पर्सन, एक तो सप्लायर और एक रेसिपिएंट। अच्छा रेसिपिएंट कौन? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। दूसरी बात, सर टाइम लिमिट क्या है? तो गुड्स के केस में टाइम लिमिट, सर एट द टाइम, अगर मूवमेंट है तो रिमूवल, डिलीवरी है तो डिलीवरी। सर अगर सेल और रिटर्न सप्लाई है तो अप्रूवल है, तो वहां पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। सर सर्विसेज में देखो 30 दिन, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी वहां पे 45 डेज। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जब स्टेटमेंट बनेगा या पेमेंट होगा विच एवर इज अर्लियर। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट है तो डेट ऑफ पेमेंट। पर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट नहीं होगा, सर पेमेंट तो होगा। तो जब पेमेंट होगा उसके पहले पहले इनवॉइस बना देना। सर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जैसे जैसे इवेंट होते जाए वैसे वैसे इनवॉइस बनाते जाना। सर क्या क्या कंटेंट आएगा टैक्स इनवॉइस में? ये सारा कंटेंट आएगा आपका टैक्स इनवॉइस में। टैक्स इनवॉइस में भी ये बिल ऑफ सप्लाई आ जाए तो भाई बिल ऑफ सप्लाई में एक चीज डिलीट कर देना, क्या? टैक्स। रिसीट वाउचर आ जाए तो उसमें लिख देना अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन। रिफंड वाउचर आ जाए तो उसमें लिख देना अमाउंट ऑफ रिफंड गिवन। आया समझ में? पेमेंट वाउचर आ जाए तो अमाउंट ऑफ पेमेंट डन। और फिर सारी के सारी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट। सर कैसे इनवॉइस इशू करेंगे? तो भाई या तो डुप्लीकेट या तो ट्रिप्लीकेट। गुड्स के केस में 3 कॉपी, सप्लायर, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर। सर्विसेज के केस में 2, सप्लायर और रिसीवर, ठीक है। उसके बाद सर हमने पढ़ा ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में लिमिट चेंज हो गया है। लिमिट कितना हो गया राजा? 5 करोड़। कब से देखना है? सर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनता है ये इनवॉइस? देखो नॉर्मल आपका टैली, कंप्यूटेक्स, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मल आप पहले अपने सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाओ, फिर इसको आप अपलोड करो गवर्नमेंट के पोर्टल पे, क्या? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में सर एक फॉर्म है। फॉर्म कौन सा है? जीएसटी INB 1। जैसे ही अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस आ जाएगा और इस ई इनवॉइस में क्या आ जाएगा? QR कोड आ जाएगा। कौन सा पोर्टल है? IRP। सर वो ई इनवॉइस में एक नंबर जनरेट होता है, कौन सा? IRN नंबर। ये IRN नंबर कितने डिजिट का होता है? 64 डिजिट का होता है। ई इनवॉइस के एडवांटेजेस अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर कहां कहां पे ई इनवॉइस? B2B में इनवॉइस, एक्सपोर्ट में ई इनवॉइस, B2C में कोई ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। सर अगर रिवर्स चार्ज है, देखो बेटा रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, उससे लेना देना नहीं है। क्या B2B है क्या? अगर B2B है तो सर फिर आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है जो 94 है ना, 94 में अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, तो एक पार्टी तो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, क्या इस केस में ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है इस केस में आपको ई इनवॉइस बनाने की। सर 94 में कितने केसेस थे? 3। पहला केस, आप 80% गुड्स इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड से खरीदोगे। अगर आपने 70% रजिस्टर्ड से खरीदा तो कितना शॉर्ट हुआ? 10%। ये 10% पे क्या लगेगा? RCM। सीमेंट में हमेशा क्या लगाना? RCM। और कैपिटल गुड्स पे भी हमेशा क्या? RCM। ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ बिल्डर सेक्टर पे है और अभी कोई दूसरे सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सर कहां कहां इनवॉइस नहीं बनाना? SEZ यूनिट, ना कि SEZ डेवलपर। सर इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, GTA, पैसेंजर, सर फिर सिनेमा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, ये सप्लायर है।
ये कौन है? सप्लायर। अगर हम इनको माल दे रहे हैं ना तो सर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर बैंकिंग कंपनी को एग्जाम करा तो पूरी बैंकिंग कंपनी इज एग्जाम। ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग कंपनी ने अगर बुलियन का अलग डिवीजन चालू कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज का अलग डिवीजन चालू कर दिया, सर बोला ना बैंकिंग कंपनी एग्जाम मतलब एग्जाम, फिर बैंकिंग कंपनी कपड़े ही क्यों ना बेचे। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद सर 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 रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइस का क्या था? सर रिवाइज इनवॉइस आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर करा दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा उस दिन से जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई थी। पर सर दिक्कत इस बात की हो गई कि थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गई, पर जीएसटी नंबर हमारे पास कब आया? जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया। अब लॉ मेकर बोलता है जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई उस दिन से लेकर जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, इस पीरियड का आप बनाओगे रिवाइज इनवॉइस। और रिवाइज इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट कितनी है? 1 महीना। 1 महीना कहां से सर? जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू हुआ है वहां से 1 महीना। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की वैल्यू है पर इंटर स्टेट सप्लाई, तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, वैल्यू 2.5 लाख तक है, तो आप स्टेट वाइज कि रेसिपेंट वाइज? स्टेट वाइज। पर अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर रेसिपेंट वाइज। सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कोई वैल्यू देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप कंसोलिडेटेड बना दो। सर फिर वो 200 रुपए वाली बात, वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम, रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड और रेसिपेंट जिद लगा के नहीं बैठा है, तो इस केस में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। ये कंसोलिडेटेड कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? मूवी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, वो तो 100 रुपए के टिकट बनाए तो भी उनको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर फिर बिल ऑफ सप्लाई, अगर एग्जेम्प्टेड या कंपोजिशन में डील कर रहे हो तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है? बिल ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आया तो आपको सबूत के तौर पे क्या देना है? रिसीट वाउचर। पर सर अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि टैक्स का रेट क्या ले, समझ में ही नहीं आ रहा है इंट्रा या इंटर, तो बाय डिफॉल्ट अट्रा और बाय डिफॉल्ट क्या? इंटर। सर पर शादी नहीं हो पाई तो फिर वो जो एडवांस पेमेंट आया था उसका क्या? सर उसको क्या कर देंगे? रिफंड। रिफंड कब करेंगे? 2 चीजें, सप्लाई भी ना हो और टैक्स इनवॉइस भी ना बना हो। अगर दोनों में से कुछ भी एक चीज हो गई हो तो फिर रिफंड वाउचर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? सर फिर वो पेमेंट वाउचर कब बनेगा? सर देखो आरसीएम के केस में क्या होगा ना, सप्लायर तो इनवॉइस बनाएगा नहीं, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही बनाएगा, पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। तो उस केस में इनवॉइस किसको बनाना पड़ेगा? रेसिपिएंट। सिर्फ इनवॉइस बनाना है क्या? नहीं सर, इनवॉइस भी बनाना है और साथ में पेमेंट वाउचर भी इशू करना है। तो 2 बातें, एक तो 9(3) और एक 9(4). 9(4) में बाय डिफॉल्ट सप्लायर इज व्हाट? अनरजिस्टर्ड। और 9(3) में सर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। पर पेमेंट वाउचर हमेशा कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट इशू करेगा। सर जो पेमेंट करेगा वही तो पेमेंट वाउचर इशू करेगा, बट इनवॉइस कौन इशू करेगा? सर देखो 9(4) के केस में अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा। बोलो डन है? सर फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब चाहे वैल्यू कम करना। अब याद मत करो, एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बताए क्या आया? डिस्क्राइब द केसेस इन विच क्रेडिट नोट इज टू बी इशूड। बच्चे लिख के नहीं आए। बोले यार क्यों नहीं लिख के आए? बोले सर याद नहीं करता। मैंने बोला नालायक, हर चीज थोड़ी याद करते हैं, कुछ चीज इधर रखते हैं। ऑडिट में आपको दिक्कत पता है क्यों आती है? क्योंकि आप याद करते हो। अरे आप खुद ही सोचते हो, अगर सोचोगे ना, मेरे से कोई पूछता है ना 84 कैसे है ऑडिट में, तो इसलिए आए थे क्योंकि मैं सोच ज्यादा रहा था। सोचोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे ना यार याद करना है याद करना है याद करना है, तो याद करना है तो वो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो सोचो और फिर सोचने के बाद आप क्या करो? उसको याद करो, सोचना ज्यादा। ठीक है, चलो सर क्रेडिट नोट। अब देखो छोड़ो क्रेडिट नोट, पढ़ना कैसे कि सर देखो क्रेडिट नोट क्यों इशू होता है? क्रेडिट नोट
सर क्योंकि क्या है ना, वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू को कम करना है। अब कब वैल्यू ज्यादा होगी सर, एक तो हमने ही गलती से ज्यादा इनवॉइस बना दिया हो, एक केस हो गया। सर ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया हो, दो केस हो गए। सर सामने वाले, हमने तो माल भेजा पर सामने वाला क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है, सामने वाले ने गुड्स रिटर्न करा, डेफिशिएंट है, ये हो गया हमारा क्या, क्रेडिट नोट। सर क्रेडिट नोट की कोई लास्ट डेट है क्या? हाँ सर, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। बोलो क्लियर है, हो गया। ठीक है, फटाफट से फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ। अब जल्दी से बताना यार, ये सब रैपिड फायर है, जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर है क्या? 29 सितंबर, सेकंड वाला बोलो फटाफट से। अच्छा ये तो मालूम है ना, बड़ा क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन। हाँ, और एक और चीज सुनो सुनो, एक और चीज, कभी भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट। हमारे सी फाइनल में एक इलेक्टिव पेपर होता था, वो इलेक्टिव पेपर में 3 पेज के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। उसमें मुझे उम्मीद थी 98 आएंगे, आए 79। उम्मीद थी मेरे को कि उसमें 98 99 आएंगे। सीए फाइनल के पेपर में नंबर भी अच्छे आए थे, 79 नंबर आए थे। और उसमें क्या हुआ था ना, सुबह सुबह को मैं एक केस स्टडी देख के गया था, उन्होंने नाम चेंज करके वही केस स्टडी सेम पूछी। पीछे मेरी एक दोस्त बैठी थी, अब है तो अपन लड़के ही ना, अब अपन सोच रहे थे यार उसकी भी मदद कर दें। अपन बोले अरे सेम केस स्टडी आ गई है एग्जाम में, तू भी देख ले। तो एक तो सेम केस स्टडी आ गई, बाकी जितने भी केस स्टडी थे ना, वहां पे मैं क्या करता था, 3 पेज की केस स्टडी है, अब एक बार पढ़ेंगे, वापस से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो, शॉर्ट में उसका क्या बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। ये ट्रिक इतनी शानदार है ना कि आपका कोई भी पेपर हो, जब आपने शॉर्ट में उसका फ्लो चार्ट बना दिया ना, तो आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो देखो एमबीएम केयर ट्रिकर्स, ये क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन। आधी बातें कचरा है, देखो मैं सिखा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। 1 अप्रैल ये एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए विथ पी, ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। पेमेंट फॉर द सेम विल ऑल्सो बी ड्यू ऑन द डेट व्हेन द सर्विसेज इज रेंडर्ड। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट, तो इनवॉइस बना देना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है? हाँ सर पता है ना, पेमेंट फॉर द सेम विल ऑल्सो बी ड्यू ऑन द डेट व्हेन सर्विसेज इज रेंडर्ड। भाई कब सर्विस रेंडर्ड करी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो कितने इनवॉइस बनेंगे सर, 4 इनवॉइस। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से पहले, 1 जुलाई या 1 जुलाई से पहले, 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर से पहले, और 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले। बोलो डन है क्या? थर्ड वाले पे आ जाओ। अच्छा आंसर नहीं देखना है, माता रानी बहुत माप लगाएगी। जिसने ऐसे पीछे आंसर देखा ना, तो फिर आप समझ जाना आपने अपने माइंड को कम कर दिया। पर आप सब लोगे, जीएसटी पढ़ाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को बस आपका माइंड डेवलप करना है, बस मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? अच्छा, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो यार क्यों यार 12 अगस्त यार, याद है आपको? अरे वाह, तो सर 12 अगस्त के 30 दिन, मतलब 30 दिन बहुत बाद में आएंगे ना, अगस्त में 31 होते हैं, 31 में से 12 गए तो कितने बचे, 19। ओरली में तो पेन भी नहीं उठा रहा, पेन क्यों उठाना, 19 और 11 दिन और, तो अपन ने तो कब कर दिया भाई, 3 सितंबर को ही कर दिया। क्या 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ, अगर कर दिया तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा कब से, 12 अगस्त से। एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। 2 चीजें बताना, एक तो ये बताओ कब तक रिवाइज इनवॉइस इशू करने हैं,
दूसरा ये बताओ कौन से पीरियड का इशू करना है। नहीं नहीं, एक महीना कब से देखना रहता है? 6 सितंबर से एक महीना देखोगे। अरे लॉजिकली यार, सर्टिफिकेट ही कब आया? 6 सितंबर। एक महीना मतलब 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर तक रिवाइज इनवॉइस बनाना है। कौन सी तारीख से? 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। फोर्थ वाले पे आ जाओ। हाँ सर, कंपोजिशन वाला है। कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा। कंपोजिशन वाला क्या बनाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। बताओ, मेकओवर की भी बात करिए, गजब। मॉडल वॉडल भी है इसमें तो। हाँ राजा। पहला क्या पूछ रहा है ये? टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। मेरे को तो टाइम लिमिट आती ही नहीं है। कितनी टाइम लिमिट है नॉर्मल केस में? नॉर्मल केस में 30 दिन। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेटा जीएसटी अब खून से निकलना चाहिए। इतनी रिवीजन मैंने कभी नहीं करा है। अभी और रिवीजन होगा 2-3 बार। उसके बाद तो बेटा अकाउंट्स में भी जीएसटी घूमेगा, एफएम में भी जीएसटी, सब में जीएसटी, इतना याद हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ भाई फटाफट से, कब हुई शादी? नहीं सॉरी सर, क्या शादी? तुम्हारे चक्कर में हो रहा है ये, सारा दिन तुम शादी शादी तो। अरे रुक जा। रॉयल 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 सर्विसेज सर्विसेज कराया, मेक ओवर कराया, और कब तक हो गया ये सब? ठीक है, 5 लाख। क्या कर रहे हो तुम? सीए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इसमें। ठीक है। ऑल्सो ब्यूटी सर्विसेज इशूड अ टैक्स इनवॉइस ऑन 10 फरवरी। अरे वाह, 10 फरवरी तो मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी रहती है। चलो 4 जनवरी से गिनो रे फटाफट से। बहुत बढ़िया, 3 फरवरी तक हो जाना चाहिए। और नालायकों ने कब करा? 10 फरवरी। ठीक है, तारीख तो अच्छी है 10 फरवरी। अपन भी 10 फरवरी को ही शादी करें। मेरी मम्मी उस दिन बोल रही थी तेरी शादी भी 10 फरवरी को करेंगे। अरे अपन मतलब मैं। सेकंड वाले पे आ जाओ। तुम लोग यार कसम से, सेकंड वाले पे आ जाओ। हाँ सम्मेलन, सेकंड वाले पे जल्दी, सेकंड वाले पे जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सही बोल रहे हैं? है ना, टैक्स कभी कभार चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह टैक्स कंसल्टेंट भी सही बोल देते हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था। उस सेक्शन में हमने क्या देखा कि सर जब भी आप टैक्स इनवॉइस बनाओगे, उस टैक्स इनवॉइस में टैक्स का कंपोनेंट आपको अलग दिखाना पड़ेगा। और जब हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे ना, तो उस टैक्स इनवॉइस में भी अलग से टैक्स का कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ था नहीं। क्वेश्चन की लेंथ देख के प्लीज मत डरो। आ जाओ 6 वाले पे आ जाओ अब। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ भाई। किड्स टॉय, अ होलसेलर ऑफ टॉय। ये 100 पीसेस बेटा बेबी आपके लिए, 100 पीसेस ऑफ बेबीज लर्निंग लैपटॉप्स एंड चैट लर्निंग फोन्स टू नैन्सी जनरल स्टोर्स ऑन 25th September by issuing a tax invoice amounting to 1 lakh. However, said toys were returned on 30th September. कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? गलत मत बोलना। क्रेडिट नोट, क्योंकि हमारे जो टॉयस है वो क्या हो गए भाई? रिटर्न हो गए। तो रिटर्न के केस में हम क्या बनाते हैं सर? क्रेडिट नोट। एक और चीज, क्या कोई क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट होती है? हाँ सर, 30th November ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट। आ जाओ बेटा। वाओ, राणा सांगा, क्या नाम है? राणा सांगा लिमिटेड सप्लायर। इसने
फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई टू इस कस्टमर बाबुर इन द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। ठीक है, हाँ हाँ बाबर समझो तुम। पूछा क्या है आखिरी में, you are required to advise whether it can issue a consolidated credit note against all the 3 invoices। हाँ जी, कर सकते हैं आप। 102, 230 और 254 हैव बीन रिटन। क्या सर कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी कर सकते हैं इशू? हाँ सर कर सकते हैं। एक और चीज, इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता था। पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था कि टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन है, वो 200 रुपए वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो भी पूछ लेता तो सर यहाँ पे तो कोई भी हम कंसोलिडेट बना ही नहीं सकते क्योंकि सबका वैल्यू 200 से ही ज्यादा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 8 वाले पे आ जाओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। तो भाई देखो, रजिस्टर्ड सप्लायर है, कंपोजिशन लिया है, इसको क्या इशू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्या ये कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नहीं, कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, इसको ऑलवेज बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। और बिल ऑफ सप्लाई में सर क्या क्या डिटेल आएगी? तो सर बिल ऑफ सप्लाई में हर डिटेल आएगी बट टैक्स की डिटेल नहीं आएगी। 9th वाला बताओ, क्या ऐसा करना पड़ता है? टैक्सेबल अलग, एग्जेम्प्ट अलग। सर इस केस में हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इस इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में टैक्सेबल की भी डिटेल आ जाती है और एग्जेम्प्टेड की भी डिटेल आ जाती है। ठीक है, 10th वाला बताओ। है ना, कल हमने पढ़ा था राजा बैंकिंग एनबीएफसी के केस में। मैंने आपको बताया था कस्टमर बहुत सारे सर्विसेज लेता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो बैंकिंग वाले क्या कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और याद है आपको, बैंकिंग वालों को 2 ऑप्शनल इंफॉर्मेशन थी कि डालो तो भी सही है और नहीं डालो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर कौन सी थी वो? एक तो एड्रेस और एक था हमारा क्या? सीरियल नंबर। और सर वो जो मूवी वाले थे ना, मूवी वालों के केस में जो टिकट है, टिकट इज टैक्स इनवॉइस। अच्छा, क्या मूवी अगर 100 रुपए, तो क्या वो कंसोलिडेटेड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं? नहीं सर, वो कंसोलिडेटेड वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। आ जाओ 11th वाले पे आ जाओ। अरे तुम्हें नाम की बड़ी पड़ी है यार। हाँ चलो, शक्ति एंटरप्राइजेस एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइजेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। और गुड्स की डिलीवरी कब हो जाएगी? ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। सर गुड्स फैक्ट्री से कब रिमूव हुए? 11 अक्टूबर। जब फैक्ट्री से रिमूव हुए तभी इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 31, तो 31 के हिसाब से कब रिमूव हुए? 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे कब इनवॉइस बन जाना चाहिए? 11 अक्टूबर तक बन जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई याद है? इसे टाइम ऑफ सप्लाई बोलता था डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे भले इनवॉइस इन्होंने बाद में इशू कराओ या इनवॉइस नहीं इशू कराओ, पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 11 अक्टूबर। अच्छा एक और चीज याद है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई 11 अक्टूबर आया तो इसका जीएसटी का पेमेंट कब होगा? अगले महीने की 20 तारीख। कौन से रिटर्न में? जीएसटीआर 3B। ठीक है, बोलो ध्यान है क्या? आ जाओ 12th वाले पे आ जाओ। सर देखो, ट्रस्ट एंड फन, वाओ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज कब दी है? हमारा 5 जून। पेमेंट कब आया है? 19 जून। सर हमें पेमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता। अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल रहे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? सर टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो कब सर्विस कंप्लीट हुई? 5 जून। अच्छा लॉ मेकर बोलता है कि सर्विसेज के केस में आपके पास मैक्सिमम कितने दिन है? 30 दिन। तो 5 जून से 30 दिन गिनो यार, कितने क्या होंगे? 25, 5 जुलाई तक। 5 जुलाई ना, है ना, 5 जुलाई। तो 5 जुलाई तक इसको इनवॉइस बनाना है। पर अगर
बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता तो फिर 45 डेज। ये कोई मत बोलना कि सर 19 जून को इनवॉइस बना है, वो पेमेंट है, इनवॉइस नहीं है, वो क्या है हमारा पेमेंट। ठीक है, एक और सर, इनवॉइस अगर टाइम पे बना देता तो फिर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर सर अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाता तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आ जाओ 13 वाले पे आ जाओ। याद करो वो दिन जब हमने इस लड़की की शादी कराई थी, है ना। तो सर शादी कराई थी, हमने क्या लिया था, एडवांस। फिर एडवांस में बेटा इसके पति ने इसको क्या दिया था, धोखा। जब इसके पति ने इसको धोखा दिया था तो बेटा 5 फेरे में ही धोखा दे दिया। तो सर रिफंड वाउचर कब बनता है, जब सप्लाई भी ना हो और टैक्स इनवॉइस भी ना बना हो। तो इसने क्या बोला, अकाउंटेंट ने सही बोला कि हाँ रिसीट वाउचर बनाओ। एक और चीज हम बोलेंगे, अकाउंटेंट देखो अगर आपको रेट ऑफ टैक्स नहीं मालूम है तो पता है कितना ले लो, 18%। और अगर नहीं समझ में आ रहा है इंट्रा या इंटर तो क्या ले लो आप, इंटर। और जब अगर सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई तो सर उस केस में हम क्या इशू करेंगे, रिफंड वाउचर इशू करेंगे। बोलो क्लियर है क्या, बस इतनी सी बात। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 14 वाले पे। सोच समझ के बताना, अच्छा क्वेश्चन है। भोज तो रजिस्टर्ड है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा वो नहीं बोल रहे हैं। आरसीएम तो उन्होंने ही बता दिया क्वेश्चन में लगेगा आरसीएम। यहाँ पे इनवॉइस कौन बनाएगा, क्या सप्लायर बनाएगा, नहीं सर रेसिपिएंट बनाएगा। और सिर्फ इनवॉइस नहीं बनाएगा, इनवॉइस के साथ साथ पेमेंट वाउचर भी बनाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। तो यार बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर था ये हमारा, टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसके बाद जो हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके 2 पार्ट है। हाँ, एक दो चीज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। एक चीज होती है एचएसएन कोड। एचएसएन इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जितने भी जीएसटी में गुड्स होते हैं ना राजा, सबका कुछ ना कुछ एचएसएन कोड होता है। कोई भी गुड्स ले लो, कोचिंग सर्विसेज ले लो, सर ये एचएसएन कोड आखिरकार क्यों डिजाइन करा गया है। बेटा देश में इतने सारे गुड्स हैं और इतनी सारी सर्विसेज हैं, सबके जीएसटी के रेट अलग अलग हैं। आखिरकार पता कैसे चलेगा आप कौन से गुड्स में डील कर रहे हो। तो इसलिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया, किसका, एचएसएन का। एचएसएन इज व्हाट, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब इस एचएसएन में सर पता है क्या होता है, अलग अलग चैप्टर नेम होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकालें एचएसएन कोड फॉर, किसके लिए निकालें, ये देखो एचएसएन कोड फॉर टॉइस। ये देखो बच्चों लोग देखो, ये क्या है हमारा एचएसएन कोड, चैप्टर नंबर 95। इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें एचएसएन कोड है क्या, 95030099। कितने डिजिट का है भाई ये हमारा, 8 डिजिट का। किसके लिए, फॉर टॉयज गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिक्विजिट पार्ट्स एंड एसेसरीज देयर ऑफ। तो अगर मेरी शॉप है बैडमिंटन की, मेरी शॉप है क्रिकेट की, बैट बेचने की, मेरी शॉप है सर मैं सपोर्टर्स और ये सब चीजें जिम के इक्विपमेंट्स बेच रहा हूं, इन सब के आइटम का एचएसएन कोड ये है। तो जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो वो मेरे से पूछेंगे कि भाई यहां बेचते क्या हो, तो मुझे सिर्फ गुड्स का नाम नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, एचएसएन कोड। सर ऐसे सबके एचएसएन कोड है क्या, हाँ राजा ऐसे सबके एचएसएन कोड है। आया समझ में। तो एचएसएन इज व्हाट, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
सर ये कितने डिजिट का होना चाहिए और क्या ये टैक्स इनवॉइस में डालना चाहिए? अब सुनो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, 5 या 5 करोड़ से कम, तो B2B सप्लाईज 4 डिजिट और B2C सप्लाईज में भी कितना? 4 डिजिट। पर यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब B2C में अगर नहीं भी बनाया तो चलेगा क्या? हाँ। और सर अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में जो आपका HSN कोड रहेगा वो कितने डिजिट का रहेगा? 6 डिजिट का रहेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार वो पूछ लें आपसे कि अगर टर्नओवर, अच्छा क्वेश्चन घुमा के आता है, क्वेश्चन आएगा टर्नओवर इज एग्जैक्ट 5 करोड़, तो सर कितना? 4। और B2C में सर 4 डिजिट डालना हो तो डालो और नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ 1 रुपया है, तो अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ 1 रुपया है तो कितने डिजिट? 6 डिजिट। ठीक है, एक और चीज, एक और पॉइंट जो हमारा यहाँ पे रह गया था, सर अगर कोई भी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो या ओएडार के थ्रू दे रहे हो, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन्होंने बोला यार इतनी सारी रिक्वायरमेंट है आपके टैक्स इनवॉइस की, हम पूरी तो करेंगे, बट ये जो रेसिपेंट का एड्रेस है ना, इसको भरने में बड़ी दिक्कत है क्योंकि रेसिपेंट खुद ही एड्रेस नहीं बताता। हमने बोला यार अब करे तो करे क्या? देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए रहती है, किसका नाम? तो अगर हमारा ओएडार वाला या कोई भी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसे दी जा रही है जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, तो जो भी हमारा टैक्स इनवॉइस इशू होगा उसमें आएगा नाम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपेंट अलोंग विथ इट्स पिन कोड। और अगर इतनी सारी चीजें नहीं आ पा रही है तो भले रेसिपेंट ने क्या लिखा? नेम ऑफ द स्टेट, तो जब नेम ऑफ द स्टेट लिखा उसको डीम्ड एड्रेस मान लिया जाएगा, ये सारी नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओएडार और ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में यहाँ पे अगर क्या नेम ऑफ द स्टेट डाला तो भी चलेगा? हाँ सर नेम ऑफ द स्टेट डाला तो भी चलेगा, या तो पूरा एड्रेस डाल दो या तो सिर्फ क्या डाल दो आप? नेम ऑफ द स्टेट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही चीज तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? स्टेट का नाम। ठीक है, हाँ कुछ एडवांटेज नहीं, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, ये कुछ इसका कुछ भी नहीं, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ठीक है, बस ये HSN कोड इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, आप कौन से गुड्स में डील कर रहे हो। ठीक है, बढ़ू आगे, बस ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। एक और चीज सर, इस चैप्टर में ध्यान क्या रखना है? बस 3 बातें इस चैप्टर में आप ध्यान रखोगे। एक, ई इनवॉइस, कहीं पे आपको लिखना है तो आप लिख लो। एक, डायनामिक QR कोड, और थर्ड, रिवाइज इनवॉइस। बस ये 3 ही चीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ई इनवॉइस, डायनामिक QR कोड और थर्ड है हमारा क्या? रिवाइज इनवॉइस। अच्छा हाँ सर, मॉड्यूल में है ना ई इनवॉइस का बहुत ज्ञान गणित दिया है, ये प्रोसेस होता है, इसको अपलोड करना है, ये करना है, वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रिलेवेंट है। राजा जब आप आर्टिकलशिप करोगे ना, तब आप आर्टिकलशिप में फिर रियल लाइफ में सीखोगे कि कैसे क्या ई इनवॉइस है। अब आप में मॉड्यूल में एक एक चीज दी हुई है कि भाई आपको जेसन फाइल बनानी पड़ेगी। सर ये जेसन इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये जेसन फाइल बना के आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा, फिर अपलोड करने के बाद वो एक्सेल फाइल जनरेट होगी, वो प्रोसीजरल पार्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि सर वो फॉर्म कौन सा है? INV 01। बोलो डन है क्या? ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।